हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज से हमारी 3 वीडियो अपलोड हुआ करेंगी, जिसमें केमिस्ट्री का 2023 का सेट अपलोड होगा, जिसमें एक सेट कंप्लीट कर चुके थे, दूसरे सेट में कुछ प्रश्न को हल करा चुके थे, और उसके बाद हमारे फिजिक्स में 1 शॉर्ट वीडियो हर रोज पड़ेगी। और इसी प्रकार हम केमिस्ट्री में भी लगातार अब थोड़ी सी वीडियो ज्यादा आएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए अब। और जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, आपको पता है रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो जैसा कि चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और इसमें प्रश्न नंबर हम करा चुके थे 4 के का तक। अब यहां पर 4 का ख प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 पहला चालकत्व और दूसरा शैलनेतांक। अब बेटा यहां पर चालकत्व के बारे में यह नहीं बताया है कि हमें विलयनों का चालकत्व बताना है या विशिष्ट चालकत्व बताना है। तो यहां पर हमें यह नहीं बोला गया कि भाई विलयन का चालकत्व बताइए या विशिष्ट चालकत्व। अब विलयन का चालकत्व क्या होगा? विद्युत अपघट्य में जो विलयनों का चालकत्व होता वह क्या होता है? तो परिभाषा देंगे, किसी वैद्युत अपघट्य में, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आवेश धारा प्रवाहित करने की क्षमता, धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन का चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिरोध के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक कहानी तो ये हो गई, लेकिन अगर हमसे पूछेगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बेटा यहां पर हमें 2 तरीके से यहां पर हल्का सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो हम जहां शैलनेतांक के अंदर इसी कप्पा का यूज किया जाएगा, इसलिए हम जो परिभाषा देंगे वह परिभाषा देंगे किसकी? तो विशिष्ट चालकत्व की। किसकी देंगे? विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व क्या है? विशिष्ट चालकत्व। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ρ। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। पर हम बेटा फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या कि R बराबर होता है ρL/A। तो यहां से हमें रो का वैल्यू निकालना है, क्योंकि रो एक खुद नेतांक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? एक नेतांक है। तो रो को बेटा यहां पर R ये एक भाग में, दूसरी ओर जाके गुणा में और बट्टे में, ये L हमारा क्या है? गुणा में, दूसरी ओर जाके हो जाएगा भाग में, बचेगा कौन? रो। तो क्या होगा? इस रो का वैल्यू यहां लगाएंगे तो कप्पा बराबर हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा कि 1/रो की जगह लगाएंगे RA/L। तो L को ऊपर भेज देंगे तो कप्पा बराबर हो जाएगा L/R इंटू में A। क्लियर? लेकिन जब आप किसको पढ़ेंगे परिभाषा विलयन के चालकत्व की, तो विलयन का चालकत्व जो C होता है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से कप्पा बराबर देखो 1/R, और 1/R की जगह किसको ले लेंगे? C। और यहां पर 1/R की जगह C हो गया, और इंटू में L/कौन है? A। क्लियर? ये बेटा इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। अगर बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका हो जाएगा ओम इनवर्स
ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर दूरी हमारे मीटर में दे रखी होगी तो मीटर इनवर्स, क्लियर, या मो सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी बेटा हमने बताई विशिष्ट चालकत्व की। अब आपसे दूसरी परिभाषा बेटा यहां पर पूछा है सेल नियतांक के बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है सेल नियतांक के बारे में। तो सेल नियतांक अभी हम ये सूत्र पढ़ के आए हैं, कौन सा, कि कप्पा बराबर CL/A। सूत्र कप्पा बराबर CL/A में जो आपका L/A है यही क्या कहलाता है? सेल नियतांक। क्या कहलाएगा? सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक कहलाता है। और इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है, क्लियर। तो यहां पर कप्पा बराबर C और L/A ये क्या बन जाएगा? सेल नियतांक। क्या बन जाएगा? सेल नियतांक। और चिंता ना करिए, ये सब के सब टॉपिक हम बेटा उधर एक तरफ से कराते जा रहे हैं। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट, अनसॉल्व पेपर और इसके बाद आप केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर को और फिजिक्स में एक एक चैप्टर को एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। बस मेहनत आप लोगों की रहेगी, जितना आप लोग मेहनत कर पाएंगे। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का ग। और 4 का ग प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो क्या लिखेंगे? यहां पर क्या बताया? हमने बताया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से जो प्रवाहित आवेश होगा उसके कैसे होती है? समानुपाती। अच्छा, Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक आएगा Z और यहां पर I इंटू में T। अब Z क्या है? तो Z हम बोलेंगे यहां पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक क्या है? तुल्यांक है। अब हमें क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं दे रखा है तो यहां पर Z बराबर होता है E/F। Z बराबर क्या होता है? E/F। और E हमारा क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। E हमारा क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। F हमारा क्या है? फैराड। और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। तो यहां पर इसको हम लगा सकते, इसको Z बराबर लगा देंगे और यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से प्रवाहित आवेश के कैसे होती है? समानुपाती होती है, क्लियर। उसके बाद इसको नोट कर लेना है। फिर यहां पर क्या है? अब दूसरा नियम, अब द्वितीय नियम को समझते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम, अब द्वितीय नियम में हम दो अलग अलग मात्राएं लेंगे। मान लिया यहां पर दो अलग अलग पद, देखो यहां पर एक पात्र ए ले लिया,
इसके अंदर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, ऐसा ही दूसरा वाला ले लेंगे हम पात्र। इसके अंदर एक प्लस का टर्मिनल होगा और एक माइनस। इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा ले ली हमने, विद्युत अपघट्य भरा ए बी है और ये एक्स वाई है। पदार्थ की मात्रा इसके अंदर आप बोलोगे W1 मान लिया, इसके अंदर क्या मान लिया W2। क्लियर। जब पदार्थ की मात्रा ये रही तो इसका मैं पूछे तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हुआ, तो इसका मान लिया E1 है और इसका द्रव्यमान तुल्यांकी द्रव्यमान क्या मान लिया E2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दूसरे नियम में एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें विभिन्न वैद्युत अपघट्य में धारा समान रखनी है। किसको समान रखनी है? आप जितने भी वैद्युत अपघट्य ले लो सब में क्या रखनी है? धारा समान। तो धारा समान रखने से होगा क्या कि जो धारा समान रखेंगे विभिन्न वैद्युत अपघट्य में धारा समान या समान धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा होगी, मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा होगी कहां पर? इलेक्ट्रोड पर। वह क्या हो जाएगी? वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान, उसके ही तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के कैसी होती है? समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके ही तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसी होती है? समानुपाती। अच्छा, W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के, इसी प्रकार W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा E1। कांस्टेंट के किसको लेकर आए? के। नेतांक कौन है हमारा? के। इसी प्रकार W2 बराबर और नेतांक लाए के E2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? तो आप बोलेंगे समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 क्या कर देंगे? 2। जब भागित करेंगे तो LHS में भाग कर देंगे और RHS इसकी LHS में W1 और इसकी LHS में W2 भाग कर देंगे, बराबर RHS में के E1 बट्टे के E2, के से के कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा? तो आप बोलोगे W1 बट्टे W2 बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2। पर कहानी कुछ और हुई। क्या हुई कि हमें पता है कि W बराबर क्या होता है? ZIT। अब लेकिन धारा तो समान प्रवाहित कर रही है ना, धारा कैसी प्रवाहित कर रहे हैं? समान। तो यहां पर W Z1 I में T बट्टे W2 Z2 I में T बराबर E1 बट्टे E2। तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला नया बन जाएगा कि Z1 बट्टे Z2 बराबर E1 बट्टे E2। और ये किसके बराबर हो जाएगा? E1 बट्टे E2 बराबर हो जाएगा W1 बट्टे W2 के। तो यहां लिख सकते हैं W1 बट्टे W2। क्लियर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे इस नियम के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। क्लियर। नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिएगा, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 का घ, और 4 का घ क्या बोल रहा है? सवाल दे रखा है परासरण दाब का क्या है सवाल, और सवाल भी हम बेटा करा चुके हैं आपको किसके अंदर? विलयन के अंदर। ठीक है, देखो सवाल
27 डिग्री सी ताप पर, यानी तापमान हमारा दे रखा है 27 डिग्री सी पर। एक चीज बताओ, हमारा तापमान का मात्रक किसमें होता है? केल्विन में। तो इसमें आप ऐड कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 273 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। कितना केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन। क्लियर? 27 डिग्री सी ताप पर। और यूरिया किसको डालना है बेटा? यूरिया। और यूरिया का अणुभार दे रखा है। यूरिया का अणुभार कितना है? 60। और के 50% W/B। हमने आपको परिभाषा पढ़ाई है कि W/B का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे नीचे तो बिलियन होगा, बिलियन, और बिलियन में किसकी मात्रा चेक करते हैं? विलेय की मात्रा। तो यहां पर बिलियन, विलेय का तो भार है और बिलियन का क्या है? यहां पर आयतन है। आयतन किस में होता है? ml में। और भार किस में होगा? तो आप बोलोगे ग्राम में। तो टोटल मात्रा आपकी कितनी होगी? 100%, यानी 100% हमारा बिलियन था। और इसमें कितना? 50, यानी जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है? 50 ग्राम। W/B का मतलब क्या निकलेगा। लेकिन अब यहां से हुआ क्या? तो यहां पर पराशर दाब पूछा और गैस नेतांक का मान दे रखा। तो P बराबर होता है, P बराबर स्मॉल W/Ma इंटू में B इंटू में R इंटू में कौन हो जाएगा? T। अब स्मॉल W कितना है? तो 50 और बट्टे में Ma कितना है? 60 इंटू में जो हमारा वॉल्यूम आयतन है, आयतन कितना है? तो आप बोलोगे 100। पर यहां पर किसमें? ml में है, इसलिए इसे लीटर में लाने के लिए ऊपर 1000 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि बिलियन का आयतन बेटा किसमें होता है? लीटर के अंदर। R का वैल्यू लगाएंगे 0.0821 इंटू तापमान कितना दे रखा है? तो 300। क्लियर? इतना दे रखा। हमने सबके मान लगा लिए। अब देखो 1 2 3 से 1 2 3 कैसे? 3 से कट जाएगा। देखो 3 से ये कितने के बाद कट जाएगा? 100 बार। 3 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार। अब 2 से और कट जाएगा कितने बार? ये 25 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 25 बार। क्लियर? तो यहां से अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25। अब आप बोलोगे 2, तो 25 दूनी, फिर देखो 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया? 52। तो आप बोलोगे बच्चे 5 और 25 अट्ठे 200 और 5 कितना हो जाएगा? 205। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 100 में और कर दो तो 2 जीरो और बढ़ा दो। अब टोटल कैंक के बाद 200 लगाना है तो आप बोलोगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 1 4 इतना बेटा यहां पर। और इसका मात्रक हो जाएगा वायुमंडल। क्लियर? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ठीक है, नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का क। और 5 का क प्रश्न बोल रहा है डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहला कि अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना प्राप्त होता है? तो इसका होता है n-k1। और डी उपकोष में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1 से लेकर कहां तक? 10 तक। उसके बाद ns के अंदर 1 से 2 तक। तो यह इसका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त होता है। अब बात करें दूसरा चुंबकीय गुण की। तो इस तत्व के लगभग में अधिकतर तत्व, इस ब्लॉक के लगभग में अधिकतर तत्व होते हैं वह अनचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि इनका जो n-1d उपकोष होता है वह अपूर्ण होता है। और अपूर्ण होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको प्रदर्शित करेंगे? अनचुंबकीय गुण को। जैसे ही इनका n-1d उपकोष पूर्ण हो जाएगा तो यह प्रचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तीसरा है उत्प्रेरक गुण। अब उत्प्रेरक गुण क्या है? देखो उत्प्रेरक गुण भी ये प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इनकी क्या होती है? संयोजकताएं परिवर्तनीय होती हैं, पर बदलती रहती हैं। और परिवर्तनीय होने के कारण ये उत्प्रेरक तथा संकुल यौगिक बनाते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करेंगे और किसका? संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब यौगिकों की प्रकृति देखो, ये तत्व वैद्युत संयोजक तथा उपसह संयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, मैंने भी बताया।
उसके बाद आप बता सकते हो कि धात्विक गुण, ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। क्यों? और इनके बाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये ऊष्मा की क्या होती है? चालन होती है। रंगीन गुण, रंगीन गुण क्या है? तो आप बोल सकते हो कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, लगभग में डी ब्लॉक के लगभग में तत्व, ज्यादा से अधिकतर तत्व हैं वह रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण भी यही है कि इनका जो N-1D उपकोष है वह अपूर्ण होता है, और अपूर्ण होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह रंगीन गुण को प्रदर्शित करेगा। और जैसे इनका N-1D उपकोष पूर्ण हो जाएगा तो ये रंगहीन गुण को प्रदर्शित करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका परमाणुक त्रिज्या, तो यहां पर क्या होगा कि हम जैसे वर्ग 3 से लेकर और 12 की ओर जाएंगे तो हम यहां पर किधर से? वाय से दाईं ओर जाएंगे, 3 से लेकर 12 में जाएंगे आवर्त सारणी के अंदर। तो क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनकी आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं, और यह कारण इसका परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। और जैसे जैसे फिर 10 से 12 तक, फिर अंत तक बेटा क्या होती है? परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। ठीक है, तो यह कहानी आपको केवल 4 पॉइंट पूछे थे, लेकिन हमने यहां पर आपको और भी बता दिए हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक प्रश्न है 5 का ख। अब 5 का ख प्रश्न बेटा ये हम 2024 के सेटों में करा चुके हैं, तो आपके लिए बेटा क्वेश्चंस होमवर्क है। 5 के ख को बहुत बार हम करा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद 5 का ग, 5 का ग प्रश्न क्या है? इसके अंदर बोल रहा है आईयूपीएसी नाम है। देखो यहां पर स्ट्रक्चर है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या देंगे? तो ये एल्कोक्सी एल्केन बन जाता है। जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उसे बनाएंगे एल्कोक्सी। अब देखो O के इधर 2 कार्बन है, O के इधर कितने कार्बन है? 3। तो फिर एल्क कौन बना देंगे? तो एल्क हम बना देंगे 2 कार्बन वाला, तो 2 को बोलेंगे एथ, और O है इसलिए एथॉक्सी। उसके बाद 1 2 3 पे क्या आएगा? प्रोप, और प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से इसलिए क्या लगाएंगे? एन। तो यहां पर क्या हो गया? एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? नोट करिए इसका 5 का गा का पहला पार्ट, इसके बाद हम आगे करा रहे हैं, नोट करेंगे इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का गा का बेटा सेकंड प्रश्न है, संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो क्या है संक्रियण ऊर्जा? देखो संक्रियण ऊर्जा, तो क्या है संक्रियण ऊर्जा? देखो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है, क्या कहलाएगी? संक्रियण ऊर्जा। किससे लिखेंगे? ईए से। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके, ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं को, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, क्या कहलाएगी? संक्रियण ऊर्जा कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद 5 का गा का थर्ड पार्ट है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा? कार्ड सहित स्पष्ट कीजिए। भाई NaCl का पराशर दाब अधिक होगा, क्यों? इसका कार्ड ये है क्योंकि यह जलीय विलयन में Na धनायन और Cl ऋणायन देगा। क्या बताया कि यह जलीय विलयन के अंदर
Na धनायन तथा Cl ऋणायन देगा, जबकि जो यूरिया है जलीय विलयन में आयनित नहीं होगी। तो लिखेंगे NaCl 0.1 मोलर NaCl का परासरण दाब अधिक होगा, क्योंकि यह जलीय विलयन में Na धनायन तथा Cl ऋणायन देते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये पांचवें का थर्ड पार्ट हो गया। नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा।